हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। क्लास 8 मैथमेटिक्स में डेटा हैंडलिंग को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे ट्रू एंड फॉल्स। देखिए, अगर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के बारे में नहीं पता है तो आप गूगल पे टाइप करिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पीडीएफ, तो एनसीईआरटी का एक ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगा। वहां से आप एनसीईआरटी का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। देखो, मैथमेटिक्स और साइंस के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक को जरूर पढ़ें, बहुत अच्छी बुक होती है। यहाँ पर आपके सिलेबस रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स दिए रहते हैं, क्वेश्चंस दिए रहते हैं, जिससे कि फ्यूचर में स्टडीज में आपको बहुत बेनिफिट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर डेटा हैंडलिंग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज चल रही है। यूट्यूब पे आप टाइप भी कर सकते हो क्लास 8 डेटा हैंडलिंग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। हमारी वीडियोस वहां पर आपको मिलेंगी। आप हमारे चैनल पे जाइए, सिंपली बच्चों प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए, वहां पर आपको डेटा हैंडलिंग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लीज मेक श्योर कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाने से पहले आपके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि नहीं है, तो एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 59 से अब आपका ट्रू एंड फॉल्स चल रहा है। तो आपको ये क्वेश्चन में बोल रहा है इन क्वेश्चन नंबर 59 to 81 स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ओके, तो ट्रू के आगे टी लिखेंगे, फॉल्स के आगे एफ लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है इन अ पाई चार्ट अ होल सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। बच्चों, जब आप पाई चार्ट बनाते हो, याद है ये देखिए, इस तरीके से आप पाई चार्ट जब बनाते हो तो जो पूरा सर्कल होता है क्या वो सेक्टर्स में डिवाइड होता है? हाँ, यस। सेक्टर्स क्या होते हैं? जिनको नहीं पता है सुन लो बच्चों। सेक्टर को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? जैसे ये सेंटर है, सर्कल का सेंटर है, तो दो रेडियस ले लीजिए। सेंटर ओ है, ओ ए रेडियस है और ओ बी रेडियस है, ठीक। सो ये देखिए, कुछ ऐसा ही आपने पाई चार्ट में देखा होता है। हाँ, एक सेक्टर यहाँ पे बन गया, लेट अस से एंगल है 80 डिग्री, भाई मान लो, और यहाँ पर एंगल 90 डिग्री, मान लो, मानने में क्या जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो जो कोई भी एक सेक्टर लेते हो, जैसे कि मान लो मैं ये येलो वाला सेक्टर जो है शेड कर रहा हूँ, तो सेक्टर को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? 2 रेडियाई एंड 1 आर्क। आई रिपीट, 2 रेडियस होने चाहिए और 1 आर्क। तो 2 रेडियस कौन से हैं? ओ ए, ओ बी, और ये आर्क है। तो ये देखिए, ये एक सेक्टर बन गया आपका। इसी तरीके से ये वाले सेक्टर को देखो, इसमें सपोज मैं ग्रीन शेड कर दे रहा हूँ, तो ये वाले सेक्टर के लिए जिसका सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है, इसके लिए भी 2 रेडियाई है आपके पास, 1 रेडियस 2 रेडियस, ठीक। 2 रेडियाई, रेडियाई क्या होता है? रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। तो 2 रेडियाई है और 1 आर्क है, इसको आर्क बोलते हैं, पता है सबको, ठीक। तो इस तरीके से जब आप पाई चार्ट बनाते हो तो क्या सर्कल्स को सेक्टर्स में डिवाइड करते हो? यस सर, सर्कल्स को हम बहुत सारे सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इन अ पाई चार्ट कैन नॉट बी मोर देन 180 डिग्री। बच्चों ध्यान से जरा चेक करिए कि किसी पाई चार्ट में, ठीक है, ये एक पाई चार्ट है और इस पाई चार्ट में जो एंगल होता है सेंट्रल एंगल, ठीक है, तो सेंट्रल एंगल आपका क्या 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई। अगर हमारा कोई भी इवेंट या कोई भी एक्टिविटी होगी, ठीक है, वो 50% से ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली 180 डिग्री से ज्यादा एंगल होगा। देखिए 180 डिग्री कितना होगा? स्ट्रेट लाइन जाएगी, तो ये 180 डिग्री हो गया, ठीक। क्या इससे बड़ा एंगल नहीं हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर आपके पास ऐसा पाई चार्ट आ रहा है, कैसा, इसको मैं हटा के आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, इस पाई चार्ट को देखिए बच्चों, ये वाला जो एंगल इधर से बना है ये 180 डिग्री से ज्यादा है। कैसे? ये स्ट्रेट लाइन थी, ये सेंटर है, और स्ट्रेट लाइन में ये वाला रेडियस इधर चला जाएगा और ये वाला रेडियस इधर, तो ये पूरा एंगल अब 180 से ज्यादा हो जाएगा। ये एंगल 180 से यहाँ पे ज्यादा हो गया। लेट अस से कि ये पीछे वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री है मान लो, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 270 डिग्री हो सकता है। 270 प्लस 90 टोटल हो गया 360। आपको पता है सेंटर पे टोटल एंगल कितना बनता है? 360, ठीक। तो ये यहां से यहां तक टोटल 360 है, इधर 90, तो ये हो गया 270। बस मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि ऐसा भी सेक्टर हो सकता है। ये देखिए, जिसको मैं येलो कलर से शेड कर रहा हूं, ऐसा भी सेक्टर हो सकता है जिसमें एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर होता है। इन्होंने हमसे क्या बोला है? द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इन अ पाई चार्ट कैन नॉट बी मोर देन 180। ये कह रहे हैं 180 से बड़ा नहीं हो सकता है। फॉल्स हो सकता है भाई, इनका स्टेटमेंट फॉल्स है। ये कह रहे हैं 180 डिग्री से बड़ा सेंट्रल एंगल नहीं हो सकता है। फॉल्स भाई, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। हो सकता है, हो क्यों नहीं सकता है, ठीक है। 270 का जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया है, कुछ भी एंगल हो सकता है। 181, 182 डिग्री, 184 डिग्री, 190 डिग्री, 210 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, बट 180 से ज्यादा हो सकता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 61 देखिए बच्चों, कह रहा है सम ऑफ ऑल द सेंट्रल एंगल इन अ पाई चार्ट इज 360 डिग्री। यस सर, ये देखिए बच्चों, ये एक पाई चार्ट है और इस पाई चार्ट में डिफरेंट सेक्टर्स बने होते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, सारे एंगल को आप ऐड करोगे तो कितना आता है? 360 डिग्री। यही बात इन्होंने बोली है, सम ऑफ ऑल द सेंट्रल एंगल इन अ पाई चार्ट इज 360 डिग्री। ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है इन अ पाई चार्ट टू सेंट्रल एंगल कैन बी ऑफ 180 डिग्री। बच्चों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि किसी पाई चार्ट में
क्या टू सेंट्रल एंगल 180 डिग्री के हो सकते हैं? एग्जैक्टली यस सर, हो सकते हैं। कैसे बच्चों? देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास टू एक्टिविटीज हैं, ओनली टू एक्टिविटीज हैं, जिसका पाई चार्ट आपने बनाया है उसका ओनली टू एक्टिविटीज हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल कि हमने कोई सर्वे किया और उस सर्वे में हमने लोगों से पूछा कि भाई आप चाय पीते हो, यानी कि टी पसंद करते हो या कॉफी पसंद करते हो, चाय या कॉफी। ठीक, तो भाई 50% लोगों ने बोला हम चाय पसंद करते हैं और 50% लोगों ने बोला हम कॉफी पसंद करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देख लीजिए टोटल एंगल कितना होता है सेंटर पे, ये टोटल एंगल 360। तो 50% चाय वालों के लिए और 50% कॉफी वालों के लिए, यानी कि 360 डिग्री का 50% यानी कि हाफ, 50% मतलब हाफ। 360 का हाफ कितना होता है? 360 का आधा करो भाई 180 डिग्री। ओके, तो यहां से देख लीजिए बच्चों, ये 180 डिग्री आ जाएगा किसके लिए? चाय पसंद करने वालों के लिए। ठीक है, टी पसंद करते हैं जो लोग, चाय पसंद करते हैं। ठीक, और इनकी परसेंटेज कितनी है? 50%। इसी तरीके से कॉफी पसंद करने वालों का एंगल कितना आ गया यहां से? 180 डिग्री, और टोटल कितना हो गया? 360 डिग्री। तो ये लोग पसंद करते हैं कॉफी। एग्जाम्पल बता रहा हूं जब जस्ट आपको। तो ऐसी कंडीशन में जहां पर आपके पास ओनली टू एक्टिविटीज हो या आपके पास सर्वे किया हो और दो ही रिजल्ट आ रहे हो वहां पे, ठीक है, और दोनों के जो चांसेस हैं वो कितने? 50-50% है। ठीक, तो आपका सेंट्रल एंगल आपको कितना मिलेगा? 180 डिग्री दोनों के लिए। 180 180 टू टाइम्स आ सकता है क्या सेंट्रल एंगल में? यस। तो यही इन्होंने हमसे बोला है, कह रहा है कि इन अ पाई चार्ट टू सेंट्रल एंगल्स कैन बी ऑफ 180 डिग्री। ट्रू। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया आपका? ट्रू हो गया। ओके, इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है इन अ पाई चार्ट टू और मोर सेंट्रल एंगल कैन बी इक्वल। किसी पाई चार्ट में क्या दो या दो से ज्यादा एंगल इक्वल हो सकते हैं? हाँ, दो एंगल इक्वल हो सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, जैसे 50% लोग कॉफी पसंद टी पसंद कर रहे हैं और 50% लोग कॉफी पसंद कर रहे हैं, तो इसका भी सेंट्रल एंगल 180 और इसका भी सेंट्रल एंगल 180। ठीक, तो इस कंडीशन में दोनों एंगल इक्वल हो गए। देख लीजिए, कह रहा है क्या टू या टू से ज्यादा एंगल इक्वल हो सकते हैं? अब ये तो हमने आपको एक ऐसी कंडीशन दिखाई जिसमें दो एंगल आपस में इक्वल है, 180 180। अब जरूरी नहीं कि 180 180 हो भाई, कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल जैसे कि कोई पाई चार्ट है, ठीक, और वहां पर डिफरेंट एक्टिविटीज है। अब ये देखिए, इस पाई चार्ट में देखिए, ये मान लो 30 डिग्री है किसी एक्टिविटी के लिए, अब ये मान लो 60 डिग्री है। ठीक, और ये मान लो फिर से 30 डिग्री है, फिर यहाँ पे आ गया मान लो 31 डिग्री। ठीक, फिर यहाँ पे आ गया 70 डिग्री, है ना। इस तरीके से मैं पूरा एग्जैक्टली नहीं बना रहा हूँ, बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हो गया फिर से 30 डिग्री। तो देखा आपने, यहाँ दो से ज्यादा एंगल सेक्टर के सेंट्रल एंगल, यहाँ टू से ज्यादा सेंट्रल एंगल सेम आ रहे हैं। देख लीजिए 30 30 30 थ्री टाइम्स ऐसा हो रहा है, एग्जैक्टली टू टाइम्स भी ऐसा हो सकता है। ठीक, टू से ज्यादा टाइम्स भी ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल एंगल सेम हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने हमसे यही पूछा है ना, पाई चार्ट टू और मोर सेंट्रल एंगल कैन बी इक्वल। यस, ट्रू। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन थ्रोइंग अ डाई इज एन इवेंट। अब इवेंट क्या होता है? इवेंट क्या होता है, जिसको नहीं पता है सुन लीजिए बच्चों। इवेंट क्या होता है? इवेंट या तो सिंगल आउटकम होगा या तो बहुत सारे आउटकम्स का कलेक्शन होगा। ठीक, इवेंट क्या होता है? इवेंट इज अ इवेंट इज एन आउटकम और कलेक्शन ऑफ आउटकम्स। करेक्ट स्टूडेंट्स, इवेंट क्या होता है? इवेंट एक आउटकम, सिंगल आउटकम होगा या कलेक्शन ऑफ आउटकम्स को हम क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। ओके, जैसे आपने डाई को थ्रो किया, ठीक, तो हमने बोला कि भाई व्हाट इज द चांसेस ऑफ गेटिंग वन। वन के आने के क्या चांसेस हैं? वन की प्रोबेबिलिटी निकालो। ठीक, आपने डाई को थ्रो किया, डाई थ्रो करोगे या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा, 4 आएगा तो 5 आएगा तो 6 आएगा। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 कितना हो जाएगा? नीचे 6 और ऊपर 1 एक ही बार आ रहा है। तो देखो ये एक इवेंट है, 1 का आना क्या है? एक इवेंट है। यहां पर एक सिंगल आउटकम आ रहा है, कौन? 1। 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6। ठीक, ऐसा भी हो सकता है कि कलेक्शन ऑफ आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाए। ठीक, जैसे कि ये एग्जांपल हमको दे रखा है, यहां पर कह रहा है कि थ्रोइंग अ डाई, और यहां पर क्या है? कह रहा है गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब ये गेटिंग अ प्राइम नंबर, बताओ इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से? इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से? तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 एक प्राइम नंबर नहीं होता है भाई, सुन लो बच्चों, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, याद रखिए, कॉपी में नोट लगाइए, 1 प्राइम नंबर नहीं है। बाकी ऐसे सारे नंबर जो खुद से डिवाइड हो जाए या 1 से हो जाए उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। 1 प्राइम नंबर, 1 ऑड है, 1 ऑड है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, तो प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए? 2 आपका प्राइम नंबर है, 3 आपका प्राइम नंबर है, 5 आपका प्राइम नंबर है। ठीक, बस
4 और 6 प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि 4 और 6 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक। तो आपके प्राइम नंबर कौन से हैं, 2 3 5। तो ये एक इवेंट हो गया, कलेक्शन ऑफ मेनी आउटकम्स। कितने आउटकम्स है इसमें, 3। कौन कौन से, 2 का आना, 3 का आना, 5 का आना। तो अगर ये हमसे बोलता कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर निकालो, तब हम कैसे निकालते, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए 6 और प्राइम नंबर कितने 1 2 3, 3/6 यानी कि 1/2, ये लीजिए, ठीक। तो बहरहाल बताना मैं आपको ये चाहता हूँ इस क्वेश्चन में कि गेटिंग अ प्राइम नंबर क्या है, कलेक्शन ऑफ मेनी आउटकम्स है। कितने आउटकम, 3 आउटकम। कौन कौन से, 3 का आना, 5 का आना या 2 का आना, 3 का आना, 5 का आना या 2 का आना, ठीक। तो यस, गेटिंग अ प्राइम नंबर इज एन इवेंट। क्यों, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ मेनी आउटकम्स है, ठीक। सो गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन थ्रोइंग अ डाई इज एन इवेंट, सो आंसर इज ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, कह रहा है यूजिंग द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल आंसर द फॉलोइंग। 65 to 68 जो क्वेश्चन है वो एक साथ रहेगा, ठीक। 65 to 68 का जवाब आपको एक साथ देना है ये वाली टेबल को देखकर। यूजिंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आंसर क्वेश्चन नंबर 65 to 68। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, 9 स्टूडेंट्स गॉट फुल मार्क्स। बच्चों 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके फुल मार्क्स आ गए। अब देखो जरा ध्यान से चेक करो बच्चों, यहां पर क्या दिया है, मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 10। इसका क्या मतलब है, पहले आप टेबल को पढ़ना सीखो। मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 10 यानी कि 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ, जैसे आपके स्कूल में टेस्ट होता है 10 नंबर का, 10 मार्क्स का, ठीक। तो 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ। अब क्लास में जब चेक किया गया तो आउट ऑफ 10 4 मार्क्स आए, कितने बच्चों के, 5, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, करेक्ट, समझ जाना आप, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स देखिए 10 नंबर में से 4 नंबर, 10 में से 4 नंबर कितने बच्चों के हैं, 5। 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 10 में से 4 मार्क्स आए। 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 10 में से 5 मार्क्स आए। 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 10 में से 7 मार्क्स आए। 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 10 में से 8 मार्क्स आए। 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 10 में से 9 मार्क्स आए। और 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 10 आउट ऑफ 10 आ गए। भाई 10 आउट ऑफ 10 आ गए। देखो मार्क्स कितने हैं, ये मार्क्स वाली रो देखो, मार्क्स कितने हैं 10, मार्क्स कितने हैं 10, कितने बच्चों के हैं 9 बच्चों के, यानी कि 10 आउट ऑफ 10 को क्या बोलते हो, फुल मार्क्स। जब 10 आ जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, फुल मार्क्स, फुल मार्क्स। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके फुल मार्क्स आ गए, ऐसे कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 9। तो 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 10 आउट ऑफ 10 आ गए यानी कि फुल मार्क्स आ गए। 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके फुल मार्क्स आ गए। क्या यही बात आपको बोल रहा है, 9 स्टूडेंट्स गॉट फुल मार्क्स, यस ट्रू। यहां पे भी आपको ट्रू एंड फॉल्स ही बताना है, ठीक। सो ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन 8 मार्क्स इज 29। हाँ बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन 8 मार्क्स इज 29 यानी कि 8 मार्क्स से लेस जिनके आए हो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 29 है। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 8 मार्क्स से लेस जिन बच्चों के आए हैं क्या उनका नंबर 29 है, ऐड करके आपको बताना है। चलिए तो बच्चों यहां पर देखिए 8 मार्क्स है, मार्क्स वाले को देखो 8 मार्क्स नहीं लेना है इस बार, 9 नहीं लेना है, 10 नहीं, 8 से लेस वाले। तो 8 से लेस वाले 7 मार्क्स वाले बच्चे चलेंगे, ठीक। तो 5 मार्क्स वाले बच्चे चलेंगे, 4 मार्क्स वाले बच्चे चलेंगे, ठीक। सो 8 से लेस 7 मार्क्स, 7 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 8 बच्चों के, ठीक। 5 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 10 बच्चों के, ठीक। और 4 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 5 बच्चों के, ठीक। तो कितना आ गया, 8 + 5 13, 1 और 2 23 यानी कि 23 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 23 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 23 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ठीक है बच्चों। 23 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 23 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स लेस देन है किससे, 8 मार्क्स से, 8 मार्क्स से लेस है। और इन्होंने क्या बोला था, 8 मार्क्स से जो लेस है वो 29 है। इन्होंने बोला था फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे समझ लेना आप, ठीक है ना। सो ऐसे स्टूडेंट्स 29 है जिनके मार्क्स 8 से लेस है, फॉल्स। हमने निकाला तो हमारा आंसर कितना आया, 23 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 8 मार्क्स से लेस आए हैं, तो इनका स्टेटमेंट फॉल्स है। 29 थोड़ी ना, 23, ओके। सो इनका स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक। इस तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा द फ्रीक्वेंसी ऑफ मोर देन 8 मार्क्स इज 21। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स मोर देन 8 आ गए, 8 से ज्यादा। तो देखो ये नहीं चलेगा आपका, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, 8 से ज्यादा, 8 वाला भी नहीं चलेगा, मोर देन 8। तो 9 मार्क्स जिनके आए हैं वो स्टूडेंट्स कितने, 12।
और क्योंकि 9 क्या है 8 से मोर है, ठीक। 10 मार्क्स जितने बच्चों के आए हैं उतने बच्चे, वो कितने बच्चे हैं वैसे 9, सो 12 प्लस 9 कितना हो गया 21। सो 21 स्टूडेंट्स ऐसे जिनके मार्क्स 8 मार्क्स से ज़्यादा हैं, 21 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 8 मार्क्स से ज़्यादा है, ठीक। और यही बात इन्होंने हमसे बोली थी, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ मोर देन 8 मार्क्स इज 21, ट्रू। तो ये स्टेटमेंट हो गया इनका ट्रू, ओके। इसके बाद बच्चों 10 मार्क्स हैज़ द हाईएस्ट, 10 मार्क्स हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी कि 10 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है क्या, यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर वो वाले बच्चों के हैं जिन बच्चों के 10 मार्क्स आए क्या, फॉल्स। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में देखोगे ना तो उसमें ये ट्रू बता रहा है, गलत आंसर है, गलती से मिसप्रिंट हो गया है, आप इसको करेक्ट कर लो। 10 मार्क्स हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जाके देख लो बच्चों क्या 10 मार्क्स की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जी नहीं, 9 मार्क्स की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, देख लो ना, देख लो ना भाई, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है इसमें से 5, ये फ्रीक्वेंसी वाली रो है नीचे वाली, ठीक। 5, 10, 8, 6, 12, 9, इसमें सबसे बड़ा कौन है 12 फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो 9 मार्क्स वालों की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, यानी कि 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि सबसे ज्यादा है, 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स क्या है 9 आए, और उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है क्या 10 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है, फॉल्स। 10 मार्क्स वाले तो 9 बच्चे हैं भाई, और 9 मार्क्स वाले 12 बच्चे हैं, सो 9 मार्क्स वालों की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना कि 10 मार्क्स वालों की, सो 10 मार्क्स हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, फॉल्स। इसका रीजन लिख दूं मैं यहाँ, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है, रीजन यहाँ लिख दे रहा हूँ, रीजन, ताकि बच्चे समझ जाएं, ठीक। रीजन क्या है, रीजन है 9 मार्क्स हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, 9 मार्क्स हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आई डॉट ई, दैट इज 9 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी कितनी, दैट इज व्हाट 12, ओके स्टूडेंट्स। आई डॉट ई का मतलब दैट इज 9 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है 12 है, ओके। सो नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, कह रहा है इफ द फिफ्थ क्लास इंटरवल इज 60 to 65, फोर्थ क्लास इंटरवल इज 55 to 60, देन द फर्स्ट क्लास इंटरवल इज 45 to 50। अब देखो बच्चों, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम देखो कितनी चालाकी से हैंडल करेंगे, ठीक है। इन्होंने आपको क्या दिया है, इन्होंने आपको फोर्थ क्लास इंटरवल दे रखा है, फिफ्थ क्लास इंटरवल दे रखा है, और पूछ रहे हैं कि भाई ये बताओ क्या फर्स्ट क्लास इंटरवल 45 से 50 का होगा। हम एक काम करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि फर्स्ट क्लास इंटरवल कितने का है 45 to 50 का, हम ये मान लेते हैं, और हम अपने अकॉर्डिंगली सेकंड क्लास इंटरवल, थर्ड क्लास इंटरवल, फोर्थ क्लास इंटरवल निकालेंगे, फिफ्थ निकालेंगे, और चेक करेंगे कि इससे मैच कर रहा है कि नहीं, फोर्थ क्लास इंटरवल इतना आ रहा है कि नहीं, और फिफ्थ क्लास इंटरवल इतना आ रहा है। अगर आ रहा होगा तब तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, अगर नहीं आ रहा होगा तो फॉल्स है, ठीक। तो बच्चों हम ले लेते हैं भाई, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि चलो फर्स्ट क्लास इंटरवल कितना है 45 to 50, चलो मान लो भाई, मान लो, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास इंटरवल कितना हो जाएगा 45 to 50 है फर्स्ट क्लास इंटरवल, और अगर आप देखोगे क्लास साइज कितना है 5 का है, 5 की विड्थ है, 5 का गैप है, 45 से 55 का गैप है। तो नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा 50 to 55, नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा 55 to 60, नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा 60 to 65, और नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा 65 to 70, ठीक है। अब देखो ये हो गया फर्स्ट इंटरवल, ये हो गया सेकंड क्लास इंटरवल, ये हो गया आपका थर्ड क्लास इंटरवल, और ये हो गया आपका फोर्थ क्लास इंटरवल, और ये हो गया आपका फिफ्थ क्लास इंटरवल। ये मान के चले थे, और फोर्थ क्लास इंटरवल कितना आ रहा है 60 to 65, जाके देख लीजिए क्या ऐसा है क्या फोर्थ क्लास इंटरवल 62, नो, फॉल्स हो गया ये स्टेटमेंट। बात समझ लो ना, अगर इसको फर्स्ट मान रहे हो तो ऐसा आना चाहिए था, नहीं आ रहा है भाई। अगर ये फर्स्ट होगा तभी तो फोर्थ ऐसा होगा और फिफ्थ ऐसा होगा, तभी तो स्टेटमेंट ट्रू होगा, ठीक है ना। लेकिन फर्स्ट जब हमने इसको माना तो हमारा फोर्थ इंटरवल तो ये आ गया, और फिफ्थ हमारा क्या आ गया, फिफ्थ आ गया 65 to 70, और ये लोग क्या बोल रहे थे 60 to 65 बोल रहे थे फिफ्थ को, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है, ओके। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से आप आराम से कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।